प्रेयर कर ले। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी और शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की और शक्ति दीजिए। तो स्टार्ट करो मैथ्स। ओके, और सिविक्स लाए हो ना तुम लोग? तो सिविक्स क्लास 10 एसएसटी का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग हमें देखना है। ओके, सो ओके, सो हमें स्टार्ट करना है पावर शेयरिंग। वर्ड जैसे डिस्क्राइब करता है, पावर शेयरिंग मतलब हमें करना क्या है, पावर को शेयर करना है। मतलब कि खुद के पास जो पावर हो वो पावर हम शेयर करेंगे कि ले तेरे पास भी थोड़ा पावर रख, ऐसे लाइक दैट। और पढ़ रहे हैं हम सिविक्स। ओके, तो सिविक्स में पावर शेयरिंग, अपने घर की पावर शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, बट सिविक्स में मतलब कि जो हमारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और से हमारी कंट्री में पावर शेयर होता है और कौन से लेवल पे होता है, डेमोक्रेसी में कैसे होता है। जैसे कि हम देख रहे थे मोनार्की, तो मोनार्की में तो कोई पावर शेयरिंग नहीं, भाई मैं बोलूँ वो होना चाहिए। ओके, वहाँ तो मतलब राजा का रूल चलता है और से रानी का, क्वीन का रूल चलता है, कोई मतलब मोनार्की ही चल रही है। ओके, जिसको हम क्या बोलते थे, मोनार्की तो है ही, बट वो फैमिली उसको क्या बोलते थे हम, डायनेस्टी। ओके, डायनेस्टी रूल चलता है, मतलब कि एक डायनेस्टी है तो वो डायनेस्टी के रूलर है और उसके बाद उसी के जो नई जनरेशन होगी वो वापस रूल करेगी, उसके बाद उसकी वापस, तो वही रूल चलता रहेगा। ओके, सो दैट इज मोनार्की। वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, तुम जो रूल कर रहे हो उसमें लोगों को सही है, लोगों के लिए या नहीं है, दे आर हैप्पी और नॉट, वो सबको इतना मायने दिया जाता नहीं है। और पावर तो सारी की सारी किसके पास होती है, द किंग और क्वीन के पास ही होती है मोनार्की में। और डेमोक्रेसी में तो हम कितनी सारी पावर शेयरिंग कर देते हैं। ओके, बट हमने क्लास 9th में भी देखा था कि जो वो पाकिस्तान वाला एक सीन देखा था, याद हो तो, कि वहाँ पे मतलब है डेमोक्रेसी लेकिन कहने की डेमोक्रेसी है। ओके, क्योंकि आर्मी को भी पावर है वहाँ पर। और परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल देके पाकिस्तान की बात की थी, फिर हमने चाइना की भी बात की थी। वहाँ पर तो डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है और मोनार्की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाता कौन है, वही लोग। तो इनडायरेक्टली तो मोनार्की ही है कहने के लिए, क्योंकि ऐसा समझो कि मैं रूल कर रहा हूँ और अभी सपोज मैं रूल ना करूँ, मैं ही रूल करूँगा, लेकिन देखेंगे कि कैसे रूल करना है। मेरे जो 10 लोग हैं वो 10 लोग मुझे बोलेंगे, वैसे मैं रूल करूँगा, लेकिन ये 10 लोगों को भी पसंद कौन करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ओके, और मतलब सपोज हम लोगों को बोले कि वोट करो, तो वो लोग किसको वोट करेंगे, उनके पास जो मैं बोलूँ वही है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, मतलब जैसे हमारे वहाँ पे कि भाई तुम्हें खड़े रहना है और से टू बिकम MP। ओके, तो MP बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो तुम्हें अलग है कि भाई मुझे बनना है, सो खड़े हो जाओ भाई। ओके, सीट के लिए अप्लाई करो। सो इट्स लाइक दैट, सब लोग बन सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलरली बन सकते हैं, लाइक दैट। ओके,
ओके, तो वो ट्रू डेमोक्रेसी है जिसमें हम मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशन है, लार्जेस्ट इन द सेंस पॉपुलेशन वाइज, जहाँ पे डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड का। ओके, मतलब डेमोक्रेसी तो बहुत सारे जगह पे है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे हो वो इंडिया है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। एंड देन जहाँ पे डेमोक्रेसी हो वो पहला नंबर किसका है? इंडिया का है। मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री वेयर डेमोक्रेसी रूल इज अप्लाइड। सो वो हम सारी बात करेंगे कि पावर शेयरिंग, हम जनरली ये चैप्टर में 2 कंट्रीज की बात करने वाले हैं, एक बेल्जियम और दूसरा जहाँ पे हनुमान जी ने आग लगा दी थी, श्रीलंका। ओके, सो बेल्जियम श्रीलंका 2 की बात हम करने वाले हैं, और दोनों ही कंट्री की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े बहुत कंक्लूजन पे पहुंचने की ट्राई करेंगे कि कोई एक कंट्री का बहुत अच्छा हुआ और कोई एक कंट्री बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड, मतलब नीचे गई, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। ओके, तो वो ऐसा क्यों हुआ? तो और पावर शेयरिंग मतलब कितने वेज में पावर शेयरिंग हो सकती है, अच्छा है या नहीं है। ओके, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा ही होगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दें, जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। सो अच्छा ही है, बट कौन से वे में अच्छा है, क्या अच्छा है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर। ये भी बहुत ही ईजी है, अच्छे से ध्यान देना, यहीं पे याद रह जाएगा। वैसा ही चैप्टर है जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का देखा, तो हमें सब कुछ मतलब जो एक मार्क की डेफिनेशन है डायरेक्टली याद है, एग्जाम्पल्स के भाई वो बड़े क्वेश्चंस भी जो पूछे जा सकते हैं, बहुत मतलब पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रॉड नहीं है। ओके, बहुत वास्ट भी नहीं है, चैप्टर्स छोटे छोटे, जैसे क्लास 9 और क्लास 10 की सिविक्स की कंपैरिजन करें तो तुमने अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ पेजेस सेम है और चैप्टर डबल हो गए हैं। 9th में बहुत सारे चैप्टर्स थे, सॉरी 10th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं सिविक्स में, और 9th में कम थे। ओके, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस उतने ही है, मतलब कि हम छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही ईजी है, यही याद रह जाएगा, अच्छे से ध्यान देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पावर शेयरिंग, दैट इज पूरी लंका में लग गई आग। ओके, चलो, तो क्या है वो श्रीलंका के लिए ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात कर रहे थे, तो देखो ये थोड़ा इंट्रो है कि बेल्जियम कहाँ है, कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में। सो फर्स्ट बेल्जियम है कहाँ पर? यूरोप की एक कंट्री का नाम है, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री जो है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। उसका कैपिटल कौन सा है? ब्रुसेल्स। ओके, तो सारी कंट्री का कैपिटल होता है, हमारा कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। यस, दिल्ली, न्यू दिल्ली, यस दैट वन। और गुजरात का गांधीनगर। ओके, सो इन यूरोप का मतलब यूरोप में कंट्री है जिसका नाम बेल्जियम है। बेल्जियम की चॉकलेट बहुत फेमस है, अगर शायद तुमने सुना हो तो, खाई हो उस दूर की बात है, सुना हो तो बेल्जियम चॉकलेट्स। ओके, जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे मिलती है। मतलब हम रहने दो भाई, हम डेयरी मिल्क खा लेंगे ऐसा लगेगा हमें, बट अभी तो डेयरी मिल्क में भी कितनी वेराइटीज़ हो गई है, मतलब 5-10 रुपीज़ से स्टार्ट करो तो कितने रुपीज़ तक की मिलती है। बट वो मेंटालिटी मत रखना कि अरे चॉकलेट ही तो है, सब सेम है, नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स होती है। जो हम डेयरी मिल्क 10 रुपीज़ की खाते हैं, दैट इज़, उसमें तो 90% शुगर होता है, 90% शुगर, और चॉकलेट के नाम पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, हमें वैसा टेस्ट आया, दैट मीन्स चॉकलेट नो। ओरिजिनल चॉकलेट जो होती है ना, वो तुम खाओगे ना तो फिर चॉकलेट पता नहीं, बहुत कम लोगों को पसंद होती है ओरिजिनल, जिसको वो डार्क चॉकलेट होती है। ओके, वो कड़वी भी लगती है, जस्ट लाइक कॉफ़ी कैसे थोड़ी कड़वी लगती है, वैसे। ओके, सो वहाँ की बहुत फेमस है। सो उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। और नाउ जो यूरोपियन यूनियन, EU शॉर्ट फॉर्म क्या है? EU। सो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल एक बना है, तो यूरोपियन यूनियन के कैपिटल के लिए एक कंट्री चूज की गई, दैट इज बेल्जियम। और बेल्जियम के जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर पूरे यूरोपियन यूनियन का सेंटर और से ऑफिस, हेडक्वार्टर ऑफिस वहाँ पर है। एक मार्क में पूछा जा सकता है।
देन नेबर कंट्री कौन कौन सी है, तो फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ओके, तो ये उसकी नेबर कंट्री है। जब हम मैप देखेंगे तब ये इसको वापस हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट वी विल सी कि कौन से मैप हैं एंड ऑल। वैसे अगर तुम्हें पहले से ही मैप का सीख लेना हो तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था, ये बोर्ड आया उसके बाद ही बनाया था तुम्हारी प्रीवियस बैच के लिए, मतलब तुम्हारे सीनियर्स के लिए, तो वो देख लेना। 5 मार्क का मैप है, एक वीडियो देखोगे 5 मार्क आ जाएंगे, उतना डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो उसमें रख दिया है, जो क्वेश्चन आ सकता है वो वीडियो में है। सो यू कैन सर्च ऑन आवर चैनल, वो है ही। ओके, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगा, बट मैप है ही उसमें। मुझे लग रहा है मैप का एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे, क्योंकि एक कैपिटल और कंट्री हमारी कंट्री स्टेट कैपिटल का एक वीडियो बनाया था, उसके बाद 9th का भी एक मैप का बनाया था, 10th का भी है, तो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। आज इस बार भी हमें फिर वही करना है, जो वो वीडियो तुम देख लोगे तो फिर यहाँ हमें वही चीज़ करनी है। क्यों? क्योंकि मैप का क्वेश्चन उसमें तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि भाई ये कहाँ है, तो ये रहा। ओके, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है, ये रहा। भाई यूरोपियन यूनियन का कैपिटल, जहाँ यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर ऑफिस जहाँ पे हो, वो कंट्री को बताओ, पॉइंट आउट करो, तो हम बता देंगे कि ये बेल्जियम। ओके, लाइक दैट। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है आ सकते हैं वो सारे ही उसके अंदर कवर्ड है। ओके, सो दैट यू कैन सी, अगर पहले से देखना है उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स मतलब नहीं होता, लेकिन जितने भी मैप्स होते हैं क्लास 10 में वो अंदर इंक्लूडेड है। ओके, सो दैट यू कैन गो फॉर। हाँ, तो ये याद रखना, 4 नेबरिंग कंट्रीज के नाम याद रखने जरूरी है, दैट इज फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड एंड लक्समबर्ग। ओके, चलो। सो ये देखा। अब इथेनिक कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो क्या है, देखो ये जो रफ मैप है बेल्जियम का, उसमें 59% डच स्पीकर्स है। डच लैंग्वेज जो है वो 59%, मतलब 60-40 का रेशियो रखो तो, लेकिन 59 ही लिखना, क्योंकि 1% का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो जर्मन बोलते हैं। तो 59% डच लोग हैं, डच स्पीकिंग पीपल है, डच लोग हैं नहीं, डच स्पीकिंग पीपल है, एंड 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं। ओके, सो जो 59% डच स्पीकर्स है वो लिव इन द फ्लेमिश रीजन। तो जो मतलब इसका हाफ कर दो अगर, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम, उसको बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। अगर ऐसे बोले कि आइडेंटिफाई करो तो वैसे आइडेंटिफाई कर सकते, तुम्हारी बुक में भी कलर मैप दिया हुआ है। ओके, तो ये है फ्लेमिश रीजन। ओके, जहाँ पे 59% ऑफ पीपल क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ओके, और 40% फ्रेंच स्पीकर जो है वो बेल्जियम के साउथ में रहते हैं, जिसको वैलोनिया रीजन भी बोलते हैं, दैट इज साउथ ऑफ बेल्जियम। तो नीचे का पार्ट है वो क्या है, वैलोनिया रीजन। ओके, 1% जो बाकी रहता है दे आर दी जर्मन स्पीकर्स। 1% जो बाकी रहता है वो जर्मन स्पीकर्स। अब देखो जो नेबर है वहाँ की कितनी मतलब ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है और कितना ज़्यादा इफेक्ट है, कि फ्रांस है तो 40% तो फ्रेंच बोल रहे हैं, नेबरिंग कंट्री वाले। ओके, जर्मनी भी है, ये सारी नेबर्स कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, लक्समबर्ग। ओके, तो सारी की सारी जो लैंग्वेजेस है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये नेशन है और उसकी ये लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज डच, फ्रेंच, जर्मन, वो कंट्री, मेन कंट्री जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ तो बोली ही जाती है, यहाँ पर भी बोली जाती है, लाइक दैट। ओके, सो 1% जर्मन स्पीकर्स है, बट यहाँ पे बट क्यों लिखा है, क्योंकि 59% मेजोरिटी हो गई और 40% माइनॉरिटी हो गई। लेकिन ये पूरे बेल्जियम में ऐसा सीन नहीं है, पूरी कंट्री में ये सीन है 59% डच स्पीकर एंड 40% फ्रेंच स्पीकर। लेकिन उसके कैपिटल में ब्रुसेल्स में कहानी उल्टी हो जाती है, दैट इज 80%। उल्टी मतलब 60-40 का 40-60 नहीं, डायरेक्टली 80% फ्रेंच स्पीकर हो जाते हैं और 20% डच स्पीकर्स हो जाते हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है।
सो 20% डच स्पीकर है। तो ये इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। दिस इज द इंट्रोडक्शन। क्या क्या देखा हमने कि भाई बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम कहाँ है, तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है बेल्जियम। तो भाई उसके आसपास की कंट्री कौन कौन सी है, सो से फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड लक्सेमबर्ग, ये उसके आसपास की मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज है। ओके, कौन सी मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है, सो ब्रुसेल्स में है, जो कैपिटल है बेल्जियम का। ओके, देन इथनिक कंपोजिशन, इथनिक मतलब कि ट्रेडिशनल कल्चर, ओके, वो मीनिंग होता है। तो कैसे है, तो 59% जो लोग हैं वो क्या है, डच स्पीकर्स है, जो रहते हैं नॉर्थ ऑफ बेल्जियम में, जिसको बोला जाता है क्या, फ्लेमिश रीजन। और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स है और वो साउथ ऑफ बेल्जियम में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन। और जो 1% लोग हैं वो आसपास और थोड़े एंड में जर्मन स्पीकर्स हैं। ओके, थोड़े थोड़े तो वो जर्मन स्पीकर्स हैं। ये हो गया। और लेकिन कैपिटल में ये कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है ब्रसेल्स में, कि 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और जो 20% है वो क्या है, डच स्पीकर्स है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो अभी नीचे हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। रीजंस फॉर टेंशन, यही मतलब टेंशन की बात क्यों हो गई, ये स्पीकर्स इतने ये वो, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है क्या, द फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली मोर रिच एंड पावरफुल। तो फ्रेंच कम्युनिटी जो है वहाँ पूरे बेल्जियम में जितने भी फ्रेंच लोग हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा पावर है। पैसा है इसीलिए पावर है। ओके, तो पैसा है इसीलिए पावर है, तो बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाले एकदम रिच, अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा रिच कैटेगरी में है। ओके, कौन, फ्रेंच लोग। तो उससे क्या है, दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच कम्युनिटी हु गॉट इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स मच लेटर। तो ये बात जो है मतलब उनके पास इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पावर, तो ये इसको रिजेंट कर रहे हैं। रिजेंट का मीनिंग क्या है, टू फील एंग्री अबाउट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अनफेयर। तो रिजेंटेड मतलब कि जो डच स्पीकिंग पीपल है वो लोगों को गुस्सा आता है, वो लोग एनॉय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको इक्वालिटी मिल रही नहीं है, और सही में वैसा ही हुआ है। लग रहा है मतलब सिर्फ लग नहीं रहा है, सही में हुआ भी वैसा है। उनको एजुकेशन के और हेल्थ के बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वो बहुत टाइम के बाद मिले हैं। ओके, तो इसीलिए वो लोग थोड़े ऑपोजिशन नेचर के हो गए हैं, पर्टिकुलरली इन बेल्जियम। तो ये एक प्रॉब्लम था। ओके, एंड दूसरा स्पेशल प्रॉब्लम इन कैपिटल ब्रुसेल्स was that the Dutch community was in majority in the whole country but minority in the capital। तो पूरी अगर कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीकर्स और सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं, डच बोलने वाले। लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करें पर्टिकुलरली तो वहां डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ जाते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में आ जाते हैं। ये सिनारियो है और यही प्रॉब्लम है। ओके, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ओके, कि ये माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला ये पढ़ लिया ना, 59 एंड 40 एंड 80 एंड 20। वही पॉइंट को अनदर दूसरे पैकिंग में रखकर मतलब कि दूसरा वर्ड, दूसरे सेंटेंस बना के यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड जो मेन दूसरा भी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा वो कि एजुकेशन भी उनको लेट मिला। किनको, डच स्पीकिंग पीपल को एजुकेशन और हेल्थ के जो बेनिफिट्स है वो लेटली मिले और उनके अंदर थोड़ी एक हेट्रेड की भावना जाग गई है। ओके, ईर्ष्या, ओके, वो जाग गई है। क्यों, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। ओके, सो इसीलिए हमने लिखा है कि और वापस वो लोग ज्यादा रिच और पावरफुल थे। कौन, फ्रेंच, जो एक्चुअली माइनॉरिटी में है, जो एक्चुअली पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, वो ज्यादा पावरफुल, उनके पास ज्यादा पावर है क्योंकि उनके वो ज्यादा रिच है। ओके, लेकिन ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में वो मेजोरिटी में है और पूरी कंट्री में वो माइनॉरिटी में है। ओके, तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। कौन, डच पीपल, क्योंकि पता है कि भाई कंट्री कैपिटल में तो ये है, कैपिटल मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट सिटी है। ओके, सो ये रीजन फॉर टेंशन था। तो क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम को सुलझाना है, तो इन लोगों ने सुलझाया। देखो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड स्टेप्स टेकन। तो भाई क्या
क्या एकोमोडेशन लिया बेल्जियम ने और क्या स्टेप्स लिए बेल्जियम में गवर्नमेंट ने, सो दैट ये जो तनाव था, ओके, ये जो तनाव था और से ये जो फ्रेंडली नहीं था, थोड़ी अनफ्रेंडली नेचर हो गया था और कन्फ्लिक्ट, यस दैट इज द करेक्ट वर्ड, कन्फ्लिक्टिंग नेचर हो गया था बिटवीन द पीपल ऑफ बेल्जियम बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, therefore problematic situations arises. So what steps have been taken by the governments? तो वही हम देखने वाले हैं. The leaders recognize the regional differences and cultural diversity. तो जो लीडर है, ओके, उन्होंने recognize कर लिया, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस है, बहुत सारे, और इनके कल्चर मतलब एक बहुत ज्यादा ऑपोजिट, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत मैचिंग, फ्रेंच और डच एग्जैक्ट ऑपोजिट, ओके. तो उन्होंने देखा कि भाई डाइवर्सिटी ज्यादा है और कल्चरल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया में है. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970 to 1993 to ensure that different communities can live in the same nation. तो amend मतलब क्या, to change something slightly in order to make it better, मतलब कि थोड़ा अच्छा करते हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं. वो वैसी बिलीव, वैसी इंटेंशन से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज कर दिया बिटवीन ओनली इन द स्पैन ऑफ से 23 years, 1970 to 1993. 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, उसी के बेस पे तो पूरी कंट्री चलती है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कितना कुछ पढ़ा है. सो उसी के बेस पे तो पूरी कंट्री चलती है. तो वो क्या कर दिया गया, 4 बार चेंज किया, अच्छे के लिए ही चेंज किया. लेकिन ये क्या बात हुई, इतना चेंज अच्छे के लिए, तो पहले से सोच लो सब कुछ. चेंज करना है, गुड, हम ना नहीं बोल रहे, बट पहले से प्री प्लान करो ना. मतलब आज ही मैं बोला कि ये डिसीजन है और कल वापस नहीं वो डिसीजन नहीं, आज एक नया, कितनी बार चेंज करेंगे. थोड़े लंबे टाइम तक बैठो. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 3 साल लगे थे, 1947 to 1950. ओके, लिखते ही गए. सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है, वर्ल्ड की कंट्रीज का इनका ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है, सभी का अच्छा निकाला, एकदम बटर क्रीम वाला सब कुछ निकाला, एकदम अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इक्वालिटी, ये वो सारी फ्रीडम, और फिर जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है. दैट्स व्हाई इट टुक वेरी मच लॉन्ग टाइम. ओके, सो उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है और 4 बार चेंज कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब क्या हुआ वो देखते हैं. देखो क्या स्टेप्स लिए गए. कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज किया, लेकिन क्या स्टेप्स क्या लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या किया गया. तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन नंबर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल बना दिया गया, क्या, कि जो सेंटर है, दैट इज द ब्रुसेल्स में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, पॉलिटिकल हेड होंगे, लीडर्स होंगे, ओके, वो आधे होंगे. मतलब भले ही जो भी मेजोरिटी स्पीकर्स हो, लेकिन जो रूल करने वाले हैं लीडर्स, वो लीडर्स कैसे होंगे, आधे 50-50%, 50% डच स्पीकिंग एंड 50% से फ्रेंच स्पीकर्स. ओके, वैसे एकदम आधा कर दिया सेंटर में. ओके, some special laws requires the support of majority of members from each linguistic group. linguistic मतलब कि language base. okay, linguistic मतलब language group. तो language base, तो language base जो ग्रुप थे उसमें से मेजोरिटी जो थी उनके सपोर्ट की जरूरत थी. जैसे कि सेंटर में करना है तो सेंटर में मेजोरिटी है फ्रेंच. ओके, सेंटर में मेजोरिटी कौन है, फ्रेंच. तो अभी फ्रेंच कम्युनिटी वाला जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनका सपोर्ट चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखा है उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो लोग तो मेजोरिटी में बोलेंगे वो भाई 80% हम लोग हैं, हम क्यों 50% पावर रखे. भाई हम फुल पावर रखेंगे. पावर के कंटेक्स्ट में सोचे तो कि भाई हमारे पास 80% पावर होना चाहिए तो तुम्हारे पास 20% होना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा है. लेकिन वैसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया है आधा. सो वो मेजोरिटी में होने के बाद भी अपना पावर छोड़ने के लिए रेडी है कि अच्छा भाई हमारे भले ही हम 80% है लेकिन हम 50% एक्सेप्ट करते हैं, हम 50% में रूल करेंगे, तुम 50, मतलब हमारे जो लीडर्स होंगे वो 50% और तुम्हारे जो लीडर्स होंगे वो भी 50%. तो ये सपोर्ट चाहिए था उनको. नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजंस यूनिलेटरली, मतलब कोई भी एक कम्युनिटी
अकेले देखो 50-50% तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो 50% बोलेगा अरे तुमको सपोर्ट करना हो तो करो, मत करना हो तो मत करो, आज से ये रूल है। नहीं, इट्स लाइक कि दोनों पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई एक बिल पास हो रहा है, कोई एक एक्ट पास हो रहा है, कोई रूल है, कोई लॉ है, जो भी नाम दो, एक ग्रुप 50% लोग हाँ बोल रहे हैं, दूसरे 50% लोग ना बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट पास। ओके, वो रूल पास नहीं हुआ है। दोनों ग्रुप अगर हाँ बोले तभी कोई रूल पास होता है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में कैसा होता है, राज्यसभा के लोग और लोकसभा दोनों पास करे तब जाके पास होता है। ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर ने सोच लिया कि ये पास करो तो पास हो गया, लाइक हाँ, प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत ज़्यादा है, बट सबके इनपुट को हमें वैल्यू करना पड़ेगा। ओके, सो ये स्टेप्स था, स्पेशल सपोर्ट भी, और कोई सिंगल हैंडेडली कोई भी डिसीजन ले सकता नहीं था। Many of the powers of the central government was given to the state government of the two regions of the country। मतलब कि बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दिए, स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स है उनको दे दिए। तो जैसे कि इंडिया में भी वैसा है, जैसे कि डिफेंस है तो वो सेंट्रल का पावर है। ओके, डिफेंस है, सेंट्रल का पावर है। रेलवेज है, सेंटर के पास है। पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, सेंट्रल का पावर है। अब छोटी छोटी बातें, भाई स्कूल डालनी है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में तो सेंटर को परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल बनानी है तो सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनानी है, सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसकी परमिशन लेने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो जैसे हमारी डेमोक्रेसी में सेंटर और स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट ही रख दिए हैं कि भाई डिफेंस, तो भाई डिफेंस की बात स्टेट गवर्नमेंट तुम मत करो, डिफेंस की बात आएगी तो सेंटर गवर्नमेंट ही होगी। लड़ने के लिए तुम्हें ऑर्डर नहीं देने, हम ही ऑर्डर देंगे, लाइक दैट। सिक्योरिटी के लिए हम ही ऑर्डर देंगे, लाइक अभी जैसे बिपौरजॉय, ये ऐसा कोई साइक्लोन वाइक्लोन आए तो उसके सामने लड़ना है। सो छोटी छोटी हेल्प सपोज तुम लोकल पुलिस और वो लोग को करनी है, लेकिन मेन जो काम है वो पर्टिकुलर आर्मी को और से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और पर्टिकुलर जो सेंट्रल लेवल की टीम है उनको दिया जाएगा, लाइक दैट। समझ में है? तो ये जैसा हमारा है वैसे ही वहां पर कि सेंटर ने बहुत सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उंगली नहीं करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है उसमें सेंटर गवर्नमेंट उंगली नहीं करेगा। मतलब तुम सोचो कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो कैपिटल है और हमारा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, और दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो वहां सेंटर, जो सेंटर है वही सेंटर है, मतलब सोचो, लेकिन गवर्नमेंट दूसरी है। तो जो सेंट्रल लेवल की, मतलब दिल्ली में अगर रेलवेज की बात करनी हो तो जाएगा पावर बीजेपी गवर्नमेंट के पास। ओके, लेकिन दिल्ली में ही पर्टिकुलरली जो सेंटर है, मतलब जो फिर प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे अरे यार यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, या फिर ये थोड़े रोड को थोड़ा एक्सपांड करो, तो वो सारी बातें दिल्ली गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि तुम यहाँ रूल कर रहे हो, वहां से तुम रूल कर रहे हो, पूरी इंडिया को वहां से तुम रूल कर रहे हो, फिर भी तुम्हें पूछना किसको है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब एनसीआर में जो हमारी जो वहाँ पे आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ओके, लाइक दैट, समझ में आया? तो इससे क्या होता है, पावर शेयर हो जाता है। कोई किसी के अंदर ईगो नहीं आ जाता, मैं जो बोलूंगा वो होगा, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना अच्छा बनाया है कि किसी को भी थोड़ा 1% पावर भी ज्यादा नहीं है। हॉरिजॉन्टल में भी ऐसा है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ओके, जो जुडिशरी हम बताते हैं, तो तुम बोलोगे कि भाई जो लॉ बनाते हैं वो लोग, और जो हमारी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, जैसे पुलिस है, कलेक्टर है, ये वो एग्जीक्यूट करवाते हैं लॉ को। ओके, एंड जुडिशरी लॉ अगर सही नहीं हुआ तो वो लोग देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट। तो किसी को भी फुल पावर नहीं है। नहीं तो सोचो जुडिशरी अगर को बहुत ज्यादा पावर दे देते तो क्या होता, अरे ऐसे ही डिसीजन ठोकते रहते और क्या हो जाता। फिर पुलिस को ही सारा पावर दे देते तो क्या होता,
फिर जुडिशरी को भी वो लोग नहीं नहीं ऐसा ही करेंगे ऐसा ही करेंगे। अरे लेकिन मैंने बोला, मैंने डिसीजन दिया ना कि ऐसे करना है, हम क्यों माने डिसीजन, हम ही मेजोरिटी में, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए कोई किसी को भी थोड़ा भी ज्यादा पावर दिया नहीं है, सब लोग इंटरडिपेंडेंट है। मतलब तुम्हें सपोज पर्टिकुलर कोई चीज करनी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो तुम तीनों को, मतलब तीनों ग्रुप को, ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। कोई एक ही काम करेगा वैसा होगा नहीं। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी, ये ब्यूटी है। ओके, जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। आई थॉट कि जो पुलिस होती है दैट इज़ वेरी पावरफुल। ऐसे ही हमें लगता है ना कि उनको देखते हैं, जितना भी देखा है तो ऐसे पावरफुल, मूवीज़ में भी ऐसे दिखाया जाता है। सो फॉर वन इश्यू आई वेंट टू कोर्ट। ओके, तो वहाँ पे मैं अंदर बैठा था, वो लेट आए 9 o'clock की जगह थोड़े 11 o'clock, नहीं मतलब वॉट एवर 10 o'clock की जगह 11 को आए, ऐसा कुछ था। कौन? पुलिस, जिसको लेके आना चाहिए उसको लेट आए। अरे इतना खतरनाक उसको डांटा, उसको स्कोल्ड किया जज ने, पुलिस को, कौन है तेरा हेड, कौन है ये वो, इतना जोर से, मैं तुम्हें अभी बता भी नहीं सकता, इतना जोर से। ओके, मतलब बाकी लोग ऐसे कि यार इतना पावर होता है, तुम्हें ऐसे लगेगा कि भाई जुडिशरी के पास इतना पावर होता है कि एक पुलिस को, पुलिस कांस्टेबल ले लो या फिर कोई भी, उनको इतना, कोई भी रैंक हो, रैंक कोई भी हो, बट इतना उनके पास पावर कि वो ऐसे ऑर्डर कर सके, स्कोल्ड कर सके। तो हाँ है। ओके, हमें क्या लगता है कि नहीं है। ये जो हमारे सामने सपोज ट्रैफिक पुलिस हो या ऐसे ही जो पुलिस हो, इस लोगों के माइंड में पुलिस के टुवर्ड्स में थोड़ा डर जैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, गलत कोई नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई भी गलत नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ना कि कोई भी लेजिस्लेचर, रूल बनाने वाले भी कोई भी गलत रूल नहीं बना सकते, रूल को अप्लाई करने वाले भी कुछ भी नहीं करवा सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें रूल ही नहीं पता होते, इसलिए जो जिसको जो करना हो वो कर देता है। ओके, और जुडिशरी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब किसी ने बोला और तुम्हें बोल दिया कि हाँ तुम ही गलत हो, यू आर गिल्टी, और बोल दी, सजा दे दी। ओके, लाइक दैट। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इसकी वजह से किसी को भी फुल पावर नहीं है, पावर को शेयर कर दिया गया है। तो कोई भी बॉसिज्म वाला बिहेवियर नहीं आएगा। ओके, नहीं तो धीरे धीरे करके तो मोनार्की हो जाएगी फिर, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। दैट इज द ब्यूटी। सो many of the powers of the central government was given to the state government of the two regions of the country. The state government was not subordinate to the central government. Subordinate मतलब क्या? Having less power than somebody else. तो मतलब state government है, does not mean कि उनके पास power कम है, उनके पास भी थोड़ी भी कम नहीं है। It's not, was not subordinate. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास 100% पावर है और इनके पास 50%, या वो लोग सेंटर में है तो चलो टोटल 100% पावर है तो वो सेंटर में है इसलिए उनके पास 70% पावर, हम स्टेट गवर्नमेंट, छोटी गवर्नमेंट है इसलिए हमारे पास 30। नो, जो भी पावर है वो 100% है, जो भी पावर है वो 100% है, थोड़ा भी कम नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट इज द ब्यूटी, वो पावर शेयर कर दिया। फोर्थ पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विच हैज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज। तो जैसे सेंटर में पूरे, मतलब कि पूरे बेल्जियम में वैसा है, ओके, सारे स्टेट्स में वैसा है और सेंटर में भी वैसा ही है। क्या? आधे आधे लीडर्स होंगे। ओके, आधे आधे लीडर्स होंगे और जो भी तुम्हें लॉ पास करना है सबको मान्य होना चाहिए। The French community accepted the equal representation in the Brussels as the Dutch community accepted the equal representation in the central government. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब पूरे बेल्जियम की जब गवर्नमेंट की बात करें हम, ओके, तो पूरे बेल्जियम में कौन है मेजोरिटी में? डच। तो उन लोग ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम मेजोरिटी में हैं तो हम क्यों 50% पे जाए, हमारा तो 59% लोग है। तो भी उनका पावर कितना से, उनके मतलब कितनी मेजोरिटी में आएंगे, वो हाफ हाफ ही होगा, 50% ही होगा। और सेंटर में फ्रेंच ज्यादा है, 80-20 का रेशियो है, फिर भी उन लोग का पावर कितना? 50। तो सेंटर में फ्रेंच ज्यादा है इसीलिए फिर भी डच ने एक्सेप्ट किया कि ओके वी एक्सेप्ट।
और पूरे बेल्जियम में भी कौन ज्यादा है, डच स्पीकर ज्यादा है, लेकिन डच स्पीकर ने एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है 50-50%। तो दोनों जगह पे, पूरे कंट्री में भी और कैपिटल में, दोनों जगह पर ऐसा एक्सेप्टेंस, मतलब कभी तुम्हें जानबूझ के हारना पड़ेगा, थोड़े पावर, भले ही तुम्हारे पास पावर है दूसरों को देने पड़ेंगे, तब भी एक पीस और शांति, सुख शांति हैप्पीनेस होगा। नहीं तो झगड़े होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, तो तुम्हें शांति के लिए तुम्हारा पावर छोड़ना पड़ेगा। ओके, फिर चाहे वो कंट्री की बात हो या पर्सनल बात हो, हमारा जो पावर है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, कोई मतलब ऐसे ही आड़ा टेढ़ा आके तुम्हें कुछ ना कुछ बोले, तो अगर तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें कामनेस रखनी है, तो इग्नोर। लेकिन तुम बोलो अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरा ये है, तो हो गया, लड़ लिए उसके साथ, और लड़ने के बाद तुम जीत भी गए, वो आर्ग्यूमेंट में तुम जीत भी गए। नाउ चेक योर मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ। इतना झगड़ा करके आया हो, अब क्या मेंटल है, तभी थोड़ा आराम से बैठने दो, अभी तो सिर पक गया यार इसके बाद किसी के साथ बात करते करते, ऐसा। तो तुम्हें पहले पता था कि यू आर सुपीरियर, तुम जीतने वाले हो, लड़ने के बाद भी रिजल्ट क्या आया, जो तुमने सोचा था कि तुम यू आर सुपीरियर, तो लड़ने की जरूरत क्या थी? ओके, सिर्फ उसको प्रूव करने के लिए कि आई एम सुपीरियर। तो उसको प्रूव करने के चक्कर में हमने अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी कामनेस छोड़ दी। ओके, वो नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज द लर्निंग। चलो, तो यहां पर भी छोड़ रहे हैं, 50-50% हो रहा है। And last, apart from the central and state government, there is a third kind of government also. तो भाई ये भी है, दो गवर्नमेंट तो हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है। ओके, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज, फ्रेंच, डच, जर्मन, and no matter where they live. This government has power based on cultural, education and language related issue. तो अब यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई है, कम्युनिटी लिंग्विस्टिक बेस। ओके, सपोज फ्रेंच स्पीकर्स हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है, और वो लोग अपने हिसाब से वहाँ पे, सपोज कोई गांव है, विलेज है, ओके, तो वो विलेज में भले ही किसी के भी अंडर में आता हो, वेलोनिया रीजन में हो, फ्लेमिश रीजन में हो, और किसी के भी अंडर में आए, बट अब किसी के अंडर की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो 50-50% है, तो क्या फर्क पड़ता है तुम कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में? क्यों? क्योंकि जो लीडर है वो 50-50% में है, तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो लीडर को कंप्लेन करो, तो वो देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज वाले लीडर बैठे हुए हैं, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। फिर भी अगर किसी को पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, हम अपना ग्रुप बना के थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे गांव है छोटे से गांव में बोल दिया कि भले ही रूल किसका भी हो, उन्होंने बैंक लगाई हुई है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाई हुई है, ओके, बसेस लगाई हुई है, लेकिन हम सोच रहे कि नहीं, वो तो लेंगे, हम फायदा लेना है तो, लेकिन हमारा भी थोड़ा कुछ होना चाहिए जिसपे हमारा रूल चल सके, हमारे लॉ चल सके। ओके, तो फिर सपोज किसी ने कोऑपरेटिव बैंक्स बना दी कि ये 5 मतलब जो गांव है, गांव में सपोज ये, जब जैसे हम ये बोलते हैं कि झाड़ेश्वर विलेज, तो झाड़ेश्वर विलेज में कितनी सारी सोसाइटी होगी, से 20 सोसाइटीज मिल के पूरा झाड़ेश्वर विलेज बनता है, से मक्तमपुर विलेज, तो भोलाऊ विलेज, ये सारे ग्राम पंचायत मिलके ही तो पूरा भरूच बनता है। ओके, तो कितनी सोसाइटी मिल रही है उसमें, तो इतनी सारी सोसाइटीज ने डिसाइड कर लिया, सपोज 10 सोसाइटीज मिलके एक गांव बना है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं, मतलब ये सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सिर्फ 500 पीपल, तो ये बैंक सिर्फ 500 पीपल की ही है। कोई सपोज बड़ौदा से आकर के यहाँ पे तुम्हें पैसे वहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकता, वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। ये जो नेशनल लेवल की बैंक है वो नहीं, ये सिर्फ हमारे गांव की बैंक है, लाइक दैट। ओके, तो वो उन्होंने रख लिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बोले कि गवर्नमेंट ने तो रखा हुआ है, गवर्नमेंट बसेज एंड ऑल, लेकिन हम पर्टिकुलरली हमारे गांव की से 6 ऑटो रिक्शाज हम रन करेंगे।
तो वो लोग जनरल पब्लिक को भी बिठाएंगे, लेकिन अगर हमारे गांव का कोई बंदा है तो उसके पास से सपोज कम फेयर लेंगे या उसको प्रायोरिटी देंगे, लाइक दैट। ओके, तो ये थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी, ये इसकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इसकी कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। ओके, क्योंकि सेंटर है, स्टेट है, लेकिन फिर भी किसी के भी साथ इनजस्टिस ना हो। सपोज तुम्हें थोड़ा भी लगे कि यार यहाँ पे ये है, तो एटलीस्ट जो तुम्हारे लोग हैं, मतलब तुम्हारे जैसे कॉमन, तुम्हारे लैंग्वेज की सेम लैंग्वेज वाले लोग, तुम्हारी कल्चर वाले सेम, तुम्हारे अटायर, तुम्हारा फूड, सब कुछ सेम, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग, दैट इज द करेक्ट वर्ड, तुम्हारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वैसे ही लोग भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो सेंटर और स्टेट करते हैं। इफ यू वांट दैट सर्विस फ्रॉम सेंटर और स्टेट, वहां से लो। इफ नॉट देन तुम अपनी कम्युनिटी से भी वो सर्विस ले सकते हो। तो इसीलिए एक थर्ड गवर्नमेंट है, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो वो लैंग्वेज के बेस पे बनाई जाती है। अब इनके पास क्या पावर होता है, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी है तो ऐसा नहीं कि वो रेलवे चला देगी, वो डिफेंस करेगी, वो बैंक लगा देगी। बैंक लगाएगी तो छोटे लेवल की, नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की बैंक नहीं लगा सकती। तो क्या मेजरली क्या राइट्स हैं उनके पास, क्या हक है उनके पास, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास? तो लिखा हुआ ही है, दे आर हैविंग पावर बेस्ड ऑन कल्चरल पावर। सपोज बहुत ज्यादा डच पीपल है तो उन्होंने कम्युनिटी बना दी है, तो अब डच का कल्चर वहां पे फॉलो होगा। ओके, सो कल्चर, देन एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये तीन टॉपिक्स पे वो लोग रूल बना सकते हैं एंड रूल कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। कौन कौन सा? फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। जैसे कि कल्चरल बेस, मैंने भले ही मैं सपोज ब्रुसेल्स में हूँ, ओके, मैं ब्रुसेल्स में अभी हूँ, तो ब्रुसेल्स में हूँ तो मेजरली है फ्रेंच। ब्रुसेल्स में कैपिटल में मेजरली फ्रेंच है, लेकिन पावर तो अब तो 50-50 हो गया है, तो मेजोरिटीली लोग फ्रेंच है, पावर तो 50-50 है, और मैं सपोज डच हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही 50-50 पावर है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आशंकाएं है, फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है। इससे अच्छा है मैं कम्युनिटी गवर्नमेंट से हेल्प लेता हूँ। तो वो वहाँ हेल्प, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हेल्प ना लेके कम्युनिटी गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे। लेकिन वो हेल्प कौन से टॉपिक रिलेटेड होनी चाहिए? कल्चरल रिलेटेड होनी चाहिए, रिलीजियन रिलेटेड होनी चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड होनी चाहिए, लैंग्वेज, कल्चरल मतलब रिलीजन अंदर ही आ गया, और लैंग्वेज रिलेटेड होनी चाहिए। फिर ऐसा बोले कि यार हमारे वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिर्फ हमारे ही रिलीजियन वाले बच्चे हो वैसी स्कूल चाहिए, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ये पास कर देंगे, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी उंगली नहीं करेगी, कोई कुछ भी नहीं बोले अच्छा तुम अपने रिलीजन वाला अलग से स्कूल बना दो। ये भी फैसिलिटी बना दी गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कहाँ पर? बेल्जियम में। तो दो तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा थर्ड 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, दैट इज स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, ये देखो बेल्जियम, देखो चॉकलेट की बात की था, बेल्जियम मेकिंग चॉकलेट्स, कितने ध्यान से ऐसे चॉकलेट्स बना रहे, एंड बेल्जियम मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को ऐसे लग गया है कि 4 बार उनको रिपीट, मतलब इम्प्रूव करना पड़ा। ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जस्ट फॉर फन है वो तो। और ये भी दो तो थी ही। ओके, गवर्नमेंट तो देखो ये बोला है, यू आर अ वेरी स्मॉल कंट्री with 2 types of government already, do you want one more? ऐसे तो बेल्जियम, ये छोटी बच्ची है, ये शायद कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन है, थोड़ा हॉरर मूवी जैसा है। ओके, तो ये जोकर टाइप, और वो ये बच्ची को फुसलाना चाहता है। ओके, तो इसीलिए ये ऐसा पूछ रहा है कि छोटी सी तो कंट्री है। ओके, और 2 गवर्नमेंट ऑलरेडी है, अभी तीसरी गवर्नमेंट भी चाहिए क्या तुम्हें? तो ये बोल रही है हाँ चाहिए, ऐसे करके देखो ये अंदर पूरी घुस गई, वो अंदर मतलब गटर लाइन के अंदर, वो नहीं ऐसे राउंड कलर का कैप होता है गटर लाइन का, तो उसके अंदर चली गई वो। दैट मीन्स कि हाँ हमें थर्ड गवर्नमेंट भी चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं। ओके, कि हाँ भले ही हम छोटी कंट्री है, भले ही 2 गवर्नमेंट ऑलरेडी है, फिर भी हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट चाहिए, वी नीड, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने रखा हुआ है। पता चला? तो ये पूरी स्टोरी लाइन थी किसकी? बेल्जियम।
पूरा बेल्जियम का पता चला अच्छे से। डन। एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम, उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। इथनिक ग्रुप की बात करें और उसके नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ओके, देन अगर इथनिक ग्रुप की बात करें तो 59% डच स्पीकर्स रहते हैं जो रीजन में, दैट इज द नॉर्थ ऑफ बेल्जियम, उसे बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। देन 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जहाँ पे रहते हैं जो है साउथ ऑफ बेल्जियम, उसको बोला जाता है वैलोनिया रीजन। ओके, एंड ये कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। और 1% कौन है? जर्मन पीपल। और सेंटर में ब्रुसेल्स में ये कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है, मतलब कि रिवर्स हो जाती है। सो 80% पीपल कौन होते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग, एंड जो 20% होते हैं वो डच स्पीकर्स होते हैं। देन क्या प्रॉब्लम क्या था ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भाई प्रॉब्लम क्यों हुआ ये सब। तो प्रॉब्लम हुआ यही 2 रीजंस की वजह से। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्या कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और वो सब था आगे पीछे। 3 मार्क में पूछ ले अगर तो थोड़ा आगे पीछे का लिखना पड़ेगा, मेन पॉइंट तो ये। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स है। ओके, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन भी कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये पूछा नहीं है तुम्हें, लेकिन 2 मार्क के सवाल को 3 मार्क में पूछा है तो थोड़ा एडिशनल लिख दे। अभी एडिशनल में हम यही सही चीज़ें ही लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ ना कुछ दूसरा वो श्रीलंका का यहाँ डाल दिया तो काट देंगे वो मार्क्स। ओके, तो रिलेटेड लिखना है और थोड़े आंसर को लेंथी कर देना है। ओके, सो द फ्रेंच कम्युनिटी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा वो रिच है और पावरफुल है, लेकिन वो सेंटर में तो मेजोरिटी में है, बाकी पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है। और जो डच स्पीकर्स हैं उनको एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेटली मिले थे और उनको थोड़ा रिसेंटेड, मतलब कि रिजेंटेड हम बोलते हैं, दैट इज़ थोड़े एंग्री थे क्योंकि उनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो लेटली मिली थी और उनके साथ पार्शियलिटी होती थी, दैट फीलिंग दे आर हैविंग, इसीलिए कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो यही प्रॉब्लम थी। तो भाई उन्होंने किया क्या? तो भाई वो उनके लीडर्स ने पता किया और आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम्स है और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। 1970 से 93 तक 23 इयर्स में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया, इम्प्रूव किया गया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। ओके, सो दैट सब कुछ अच्छा रहे, पीस रहे, सब हैप्पीली सब अच्छे से रहे। तो क्या क्या किया उन्होंने, तो वो सारे स्टेप्स देखे हमने। ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या किया। ओके, सेंटर में क्या किया, स्टेट में क्या किया, किस किस ने क्या क्या एक्सेप्ट किया। जो लोग कम थे उन्होंने, ज़्यादा थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ओके, दोनों जगह पे, सेंटर में भी और पूरे बेल्जियम में भी। ओके, और एक थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में भी हमने देखा कि वो लोग भी है और उनके पास अलग ही पावर है। ओके, कल्चरल बेस, लैंग्वेज बेस, एजुकेशन बेस पावर उनके पास गिवन है। डन। ओके, तो ये और हमने बताया कि भाई इनके पास थोड़ी भी कम पावर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी इक्वल वो एक्सेप्ट किया, वो यहाँ पर है। कम्युनिटी वाला पॉइंट यहाँ पर है। स्पेशल लॉज गिवन है, सपोर्ट दी मेजोरिटी, मतलब स्पेशल लॉज भी बना दिए गए हैं। और क्योंकि जो मेजोरिटी में है और उनको वहाँ पर मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, जो लोग माइनॉरिटी में है उनको। ओके, मतलब कि सेंटर में फ्रेंच ज़्यादा है तो फ्रेंच पीपल का, मतलब वहाँ पे उसका सपोर्ट चाहिए, किसका? डच का, कि भाई तुम पावर में ज़्यादा आ जाओ। और फ्रेंच को भी सपोर्ट क्या करना है कि यार हम ओवर पावर ना कर दे, भले ही वो लोग कम है, हमें ओवर पावर नहीं करना है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट ले करके गवर्नमेंट चलती रहती है। और फिर बोला कि भाई कोई भी सिंगल हैंडेडली कोई रूल नहीं बना सकता, पॉलिटिकल लीडर्स भी 50-50% है, दोनों पास करेंगे तभी पास होगा। ये सारे चेंजेस लाए, इसीलिए वो सुख शांति हैप्पीली अच्छे से पीसफुल रह रहे हैं। कौन? बेल्जियम वाले लोग। सो नाउ नेक्स्ट इज आदिपुरुष श्रीलंका। ओके, चलो। सो श्रीलंका की बात करें, जैसे हमने बेल्जियम का देखा सेम वे हमें पिक्चर देखना है, किसका? श्रीलंका का। कहाँ है ये तो पता ही है। ओके,
सो एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम इंडिया का मैप देखोगे तो कहाँ आ जाए, ये रहा थोड़ा सा नीचे। ओके, तो एकदम आइलैंड कंट्री है, छोटा सा, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट जो है, जो हमारा लास्ट गांव है रामेश्वरम, वहाँ से फ्यू 7-8 किलोमीटर जितना दूर है। ओके, उसकी लैंड उतनी दूर है, वो दूर है मतलब जो श्रीलंका की लैंड है वो 7 किलोमीटर दूर है। हमारा जो पॉइंट है, हमारी जो लैंड है, धनुषकोडी नाम है गांव, रामेश्वरम में भी गांव छोटा सा, उसका नाम धनुषकोडी है। वहाँ से 4 किलोमीटर्स पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, वाटर पानी में इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब तुम वो साइड नहीं जा सकते, भले ही उनकी लैंड नहीं आई है, पानी में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो पानी भी उनका है और ये साइड वाला पानी हमारा है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे है ये, तो उसका लोकेशन है। अब वहाँ का भी इथेनिक कंपोजिशन देखते हैं, ये रहा, ऐसा ही छोटा सा दिखता है। सो वहाँ का भी इथेनिक कंपोजिशन देखते हैं। इथेनिक कंपोजिशन है 74% सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला लैंग्वेज का नाम है। तो 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। तो 74% सिन्हाला स्पीकर्स है और मोस्ट ऑफ देम फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजियन। ओके, 18% तमिल स्पीकर्स है। ओके, 18% तमिल स्पीकर्स है। कौन सा तमिल, जो हमारे तमिलनाडु में बोलते हैं वो तमिल, तो हाँ वो तमिल भी और वहाँ के तमिल्स भी, वो अभी देखते हैं। जब मोस्ट ऑफ दी तमिल स्पीकर्स आर हिंदू और मुस्लिम। तो ये लोग जो बुद्धिस्ट थे, और तमिल स्पीकर जनरली कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, हिंदू और मुस्लिम। ओके, तमिल स्पीकर्स हैव 2 सब ग्रुप्स। अभी तमिल स्पीकर्स में 2 सब ग्रुप है। वन, द नेटिव तमिल्स ऑफ द कंट्री, श्रीलंकन तमिल्स। एक ग्रुप है तमिल का, वो क्या है, वहां के प्रॉपर सालों से, बहुत सालों से वहां पे ही रह रहे थे श्रीलंका में, वो तमिल्स। ओके, दैट इज द श्रीलंकन तमिल्स। अदर हुज forefathers came from India as plantation workers during the colonial period called the Indian Tamils। तो दूसरे कौन से तमिल्स हैं जिनके फोर फादर्स, ओके, जिनके फोर फादर्स क्या थे, इंडिया आए थे, क्यों, प्लांटेशन के लिए, सॉरी इंडिया आए थे, इंडिया से गए थे कहां पर, श्रीलंका गए थे कॉलोनियल पीरियड में, जहां खुशी खुशी नहीं लिया गया, मतलब ले जाया गया था फोर्सफुली। ओके, प्लांटेशन के लिए, मतलब पर्टिकुलरली लोगों को मजदूरी करने के लिए एंड ऑल लेके जाते थे। सपोज ब्रिटिश रूल चल रहा है तो यहाँ से पर्टिकुलरली बहुत जगह ले जाते थे, कहीं जापान, जहाँ जहाँ उनकी वो लोग रूल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश पीपल का रूल है, वहाँ वहाँ पे वो लोग पूरे लोगों को उठा के ले जाते थे कि चलो काम करना है, मजदूरी करनी है, लाइक दैट। तो वैसे जितने इंडियंस को ले गए थे श्रीलंका में, ओके, और फिर वो लोग तो वहीं बसे रहे, वो लोग तो चले गए लेकिन उनकी जनरेशन आज भी चालू है, तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। ओके, सो ये 2 पार्ट है और ग्रुप्स है। एंड देयर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ सिन्हाला एंड तमिल। तो 7% क्या है, क्रिश्चियन रिलीजियंस फॉलो करने वाले लोग हैं। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस। समझ में आया? फिर से एक बार इथेनिक कंपोजिशन देखते हैं। ओके, 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं और वो रिलीजन फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट। 18% तमिल पीपल हैं, वो रिलीजन फॉलो करते हैं हिंदू और से मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम रिलीजन का नाम नहीं है। ओके, हिंदुइज्म और से इस्लाम। हाँ, तो हिंदुइज्म और इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। और 7% जो है, दैट 7% पीपल आर फॉलो द क्रिश्चियन रिलीजन एंड दे आर हिंदू, और मतलब दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम थोड़ी क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं 7%, लेकिन लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, सिन्हाला एंड
तमिल दोनों ही बोलते हैं, मतलब मिक्स है। वो जो 7% क्रिश्चियंस है वो ऐसा नहीं कि यही लैंग्वेज बोलते हैं, वो सिन्हाला भी बोल लेते हैं और से तमिल भी बोल लेते हैं। और तमिल में 2 सब ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स मतलब जिनके फोर फादर्स फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इंडिया से आए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो सालों से वहीं पर रह रहे हैं वो लोग। ओके चलो तो अब देखते हैं हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, स्टेप्स टेकन बाय द लीडर्स। तो अब जैसी कंडीशन बेल्जियम में थी वैसी ही कंडीशन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे सेंटर और उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग तो देखो 74% एंड 18%, कितना मतलब सब जगह पूरे फैले हुए ही है। ओके बट ये जो मिसमैच है मतलब कि इसीलिए ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो मेजोरिटी है उसको देख के रूल किया जाता है, कि जो मेजोरिटी को खुश करे उसको देख के ही रूल बनाए जाते हैं, उसी को पहले प्रेफरेंस में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और जो माइनॉरिटी में है उनको थोड़े बाद में दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। समझ में है? सो ये यहाँ पे फॉलो किया जाता था। इसीलिए ये एक फोटोग्राफ है मैं जो मतलब श्रीलंका गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1948। ओके तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन पीछे देखो ये थोड़ा रेसलिंग का फोटोग्राफ है, तो ये ऐसे हंस रहा है और उसको नहीं पता कि पीछे ये है, ये अंडरटेकर है। ओके सो वो उसको देख रहा है कि भाई मैं हूँ अभी लाइक दैट। सो मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट मतलब कि वो लोग इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं कि इंडिया में भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि बीच में थोड़े टाइम पीरियड के पहले मतलब से हम किसी के ऊपर ब्लेम आउट नहीं कर रहे हैं, बट इंडिपेंडेंट से लेकर के अब तक इंडिया ने भी कई ऐसे डिकेड्स देखे हैं या ईयर्स देखे हैं जिनमें लोग बोलते थे कि भाई इससे अच्छा तो ब्रिटिश रूल था। इंडिया ने भी ऐसे डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स के ग्रुप, तो इंडिया ने भी ऐसे इंडिपेंडेंस के बाद तो ऐसे डिकेड्स और ऐसे ईयर्स देखे हैं, तो लोग ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि यार इससे अच्छा तो ब्रिटिश रूल था। ये सब क्या है? ओके दैट मीन्स कि फ्रीडम ऑन पेपर मिल जाए, ऐसा समझो कि सारे चोर हैं उनको पकड़ लिया एक पुलिस ने, और अब वो पुलिस ही रूल कर रहा है, लेकिन ये पुलिस करप्टेड है। ओके तो अब क्या फायदा? वो चोरों को पकड़ने का फायदा क्या? क्योंकि पुलिस भी करप्टेड है, तो विश्वास किसके ऊपर करोगे? लाइक दैट। तो वैसे भी पर्टिकुलर ईयर्स इंडिया ने भी देखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, ये वो बहुत रॉन्ग चीज़ें हो रही है, इतनी रॉन्ग कि उतनी रॉन्ग तो कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं थी। उतनी ज़्यादा रॉन्ग अगर हो तो फिर कोई ऑब्वियसली बोलेगा इससे अच्छा तो वो लोग थे, ऐसे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इतना खराब तो वो टाइम पे भी नहीं हुआ जितना खराब अभी हुआ। वैसे सिचुएशंस थे। हम पर्टिकुलरली ईयर की बात नहीं करेंगे, हम कोई पार्टी को सपोर्ट या कोई पार्टी के ऊपर हेट्रेड नहीं फैला रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशंस होती, और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमारी जनरेशन की तो बात ही नहीं है। मतलब हमें 75 ईयर्स हो गए हैं, तो 75 ईयर्स में ऐसे पर्टिकुलर ईयर्स थे। ओके हाँ तो भाई ये लोग फ्री तो हो गए, लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म का शिकार बन गए। तो ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि जो मेजोरिटी में लोग हैं उनको ही सारी फैसिलिटीज दी जाएगी, उनको माइंड में रख के डिसीजन लिए जाएंगे, उनको बेनिफिट दो, सारे बेनिफिट उनको दो, सारे लॉज उनके लिए, सारे एडवांटेजेस उनके लिए, स्कूल में भी उनको जल्दी एडमिशन दे दो, हॉस्पिटल में भी पहले उनका इलाज करो फिर बाद की माइनॉरिटी का। ये सब चीज़ें जहाँ हो, मेजोरिटी को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया जाए, उसको बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। ओके इट्स लाइक हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते कि एक मेंटालिटी है, एक पर्सपेक्टिव है। ओके तो वैसा ही है।
मेजोरिटेरियनिज्म एक मेंटल, जैसे हम नहीं बोलते सोशलिज्म, सोशलिज्म में तुम पूरे सोशल हुए। नेशनलिज्म भी बोलते हैं हम कि भाई देशभक्ति की भावना जागी, ये तो वैसे ही क्या है मेजोरिटेरियनिज्म। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभी बोल पा रहा हूँ मेजोरिटेरियनिज्म मतलब लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। ओके, और कैसे प्रैक्टिस की थी, मेजो पहले रिटारियनिज्म लाइक दैट। ओके, और फिर मुझे याद है जब लास्ट ईयर जब मैं पढ़ रहा था, सब लोग पढ़ रहे थे, सब लोग ही गलत बोल रहे, इवन मैं भी, रिटारियनिज्म ऐसे क्या। फिर याद आया कि वो तारक मेहता में वो जो रीटा रिपोर्टर है उसको याद किया तो रिटारी ऐसे नहीं बोलते बापू जी, रिटारी ऐसे तो ऐसे जस्ट फॉर फन ऐसे याद रखने की ट्राई किया, मेजोरिटेरियनिज्म। ओके, लाइक दैट। चलो, श्रीलंका emerged as an independent nation in 1948. The Sinhala leaders sought to secure the dominance over government by virtue of their majority. तो सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, अरे इंडिपेंडेंट हो गए ना हम, अब क्या करेंगे, हमारी ही गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारे ही लोग होंगे और हमारे ही लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ओके, उन्होंने ऐसा सोचा। इंडिपेंडेंट हो गए तो भाई अभी इक्वालिटी का सोचो, लेकिन ऐसा सोचा। ओके, so they took majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलरली यही माइंडसेट रखा, यही फिलॉसफी रखी मेजोरिटेरियनिज्म की, जिससे कि वो सिन्हाला स्पीकर्स ही ग्रो करे और बाकी सब ग्रो ना करे। सो इन 1956 ऐसा एक्ट लेके आए, ऐसा रूल लेके आए, एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया किसको, सिन्हाला। तो तमिल कहाँ चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि तमिल ऐसे छोटू मोटू है, 18% इज वेरी लार्ज नंबर। ओके, 18% पीपल मतलब लार्ज नंबर में तो है। हाँ, 74 की कंपेयर में लार्ज नहीं है, लेकिन हाँ इट्स अ गुड नंबर। ओके, 18%। चलो, सो क्या कर दिया गया, सिन्हाला को मेन लैंग्वेज बना दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में ऑफिशियली वर्क पूरा होता है रीजनल लैंग्वेज में। ओके, और सेंटर की बात करें तो सेंटर में ऑफिशियल वर्क होता है ऑन पेपर इंग्लिश में। ओके, और बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में। ओके, बट इट्स नॉट रूल, कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, नहीं तो ऐसा था कि हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओके, हाँ, हिंदी समझने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले लोग ज़्यादा है और इजी लगता है, इसीलिए लोगों ने सीखा। अच्छा चलो, ये धीरे धीरे, जैसे कि हम गुजराती बोलते हैं तो क्या गुजराती लोगों को पहले से हिंदी आती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैच भी करती है पर्टिकुलर सारी लोकल लैंग्वेज से भी और संस्कृत से भी। ओके, तो इजी लगता है हमें, क्योंकि हमारा एंसेस्टर सब कोई तो पहले संस्कृत ही बोलता था। ओके, चलो, हाँ, सो द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। देखो, ये स्टार्ट कर दिया, पहले तो एक एक्ट लेके आ गए जिसको सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। फिर क्या डिसाइड किया उन्होंने कि जो सिन्हाला होंगे उनको पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, जो सिन्हाला स्पीकर्स होंगे उनको ही पहले जॉब मिलेगी। तो ये तो फुल मतलब सफेद झूठ नहीं बोलते, वैसे खुलेआम पार्शियलिटी करना शुरू कर दिया। A new constitution stipulated that the state government shall protect and foster Buddhism। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टिपुलेटेड मतलब टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, मतलब ऐसा ही करना है, लाइक दैट, फोर्सफुली। ओके, दैट इज स्टिपुलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि भाई सबको बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करने के लिए फॉस्टर, ओके, मानना ही पड़ेगा, और वो ही सुप्रीमेसी है। भले ही तुम कोई और रिलीजन वाले हो, लेकिन मेन रिलीजन कंट्री का कौन सा है, बुद्धिज्म, लाइक दैट।
तो वैसे कि शैल प्रोटेक्ट, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है, कभी भी बुद्धिज्म यहाँ से खत्म नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना है। एट द सेम टाइम फॉस्टर, कि भाई उसको बढ़ाओ और उसकी मतलब जो वैल्यू है और बढ़ाओ, मतलब वो नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, खत्म तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका डेवलपमेंट होना चाहिए पर्टिकुलर रिलीजियन का, ओके, बुद्धिज्म का। क्यों? क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बुद्धिज्म, दैट्स व्हाई। तो कभी घूमने जाना हो तो जाना श्रीलंका, ओके, इट्स चीप, मतलब अच्छा, मतलब चीप मतलब इतना चीप नहीं जितना हम नेपाल जाएंगे तो हमें और चीप लगेगा, नेपाल तो बहुत ज़्यादा चीप, ओके। बट मैं नहीं गया हूँ, बट मैं जहाँ जॉब प्रेसिडेंसी में मेरे जो HOD और वो थे, वो जाके आते थे, एंड दे आर टेलिंग, उन्होंने रिव्यूज़ दिए थे कि इट्स गुड, मतलब हमारी कंपेयर में हमें चीप लगेगा। तुम इंडिया में ही कहीं घूमोगे और श्रीलंका में घूमोगे तो ऐसा भी बोल सकोगे कि फॉरेन घूम के आए और खर्चा जितना इंडिया में घूमोगे उससे कम होगा, ओके। करेंसी अभी तो बहुत खतरनाक करेंसी का लेवल, सब कुछ वहाँ डाउन हो गया है अभी रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में, बहुत मतलब जस्ट लाइक वो क्या बोल सकते हैं, इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस थी, खाने के लिए गेहूँ नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ख़राब कंडीशन थी, और बहुत ज़्यादा लोन ले लिए चाइना के पास से उन्होंने, ओके। वो सारी सिचुएशन, ये तो मैं बताया कि हाँ घूमने तो फिर कहीं भी जाना हो तो जा सकते हैं, ओके। चलो, तो ये हमने पहले इथनिक कंपोजिशन देखा श्रीलंका का, अभी हमने देखा मेजोरिटेरियनिज्म कैसे फॉलो हुआ और कैसे बढ़ा इंडिपेंडेंस के बाद, कहाँ पर? श्रीलंका में, ओके ओके। तो भाई इसका क्या हुआ? तो भाई हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? तो देखो, मेजोरिटेरियनिज्म के लिए पूछे तो ये 3-4 स्टेप्स लिख लो 3 मार्क में, ओके। इथनिक ग्रुप पूछे 2 मार्क्स में तो ये पॉइंट लिख लेने हैं, ओके। एंड अब जो हम देखने वाले हैं वो भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई ये सारी बातों का तमिलियन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, वो लोग ने अपना रोष, अपना एंगर, ओके, वो कैसे व्यक्त किया, मतलब कैसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया, ओके। सो इम्पैक्ट ऑन तमिल्स, द गवर्नमेंट, ये वो जो रोष, वो अपनी भावनाएं जाहिर किया, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया वो बाद में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ओके। तो क्या हुआ, उनको क्या लगा? द गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशंस अमॉन्ग तमिल्स। तो एलियनेशंस मतलब एलियन की बात नहीं है, ओके, लेकिन एलियन जब अगर आ जाए तो एलियन को कैसा फील होगा? अरे यार मैं तो एकदम अलग हूँ ये सारे लोगों से, ऐसा ही फील होगा कि ये सारे लोगों से मैं एकदम अलग हूँ। कोई एलियन आए तो उसको तो ऐसा ही फील होगा। और उसका सिमिलर वर्ड है एक आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या? अलग से, एक अलग है, जैसे कि कोविड में हम बोलते थे कि इसको, इन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। तो आइसोलेट मतलब क्या? थोड़ा बंद कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसे कोविड में जिसको कोविड हुआ उसको एक रूम में, घर में आइसोलेट कर दिया गया। तो मतलब उनका खाना अलग, उनके लिए जो फैसिलिटीज है, उनका सोना अलग, बेड अलग, उनके लिए उनकी प्लेट्स अलग, उनके कपड़े अलग, टॉवेल, वैसे तो बहुत कुछ अलग ही होता है डेली में भी, लेकिन एटलीस्ट खाना सेम होता है, ये वो सब कुछ ही अलग। आइसोलेट मतलब तुम दूसरे जैसे हो ही नहीं, ओके। वो फीलिंग आने लगी किन के अंदर? तमिल के अंदर। ये जो गवर्नमेंट ने ये सारे जो स्टेप्स लिए, मतलब कि 1957 में वो ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को कर दिया। फिर गवर्नमेंट जॉब हो, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देना हो तो उसमें भी कि भाई सिन्हाला को ही प्रायोरिटी दे दी। बुद्धिज्म को फॉस्टर करे, वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने दिए गए, मस्ट फॉलो, स्टिपुलेटेड वर्ड हमने यूज़ किया, वो सब बनाया गया। तो ये सारे रीजंस की वजह से दे आर फीलिंग एलियनेशन, ओके, मतलब कि आइसोलेशन टाइप दे आर फीलिंग। हु? Tamils, okay. They felt that none of major political party led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तो तमिल्स को लगने लगा कि भाई कोई भी जो सिन्हाला स्पीकर्स, बुद्धिस्ट जो रूलर्स हैं, उसमें से कोई भी नहीं लग रहा है कि हमारे कल्चर के ऊपर,
हमारे लैंग्वेज के ऊपर या हम लोगों पे, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है। हमें जस्ट लिटरली दिखाई में, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत छुप के एंड ऑल, ओके, लिटरली पार्शियलिटी कर रहे हैं और हमारे साथ गलत कर रहे हैं। वैसी फीलिंग्स उनको आने लगी। पहली भी फीलिंग्स के ऊपर पॉइंट था, दूसरा भी फीलिंग्स के ऊपर ही पॉइंट था। पहली में हमने बताया कि पहले अलग लगने लगा, एलिनेशन, आइसोलेशन जैसी फीलिंग आ गई, बढ़ी उनमें। और दूसरे में हमने बोला कि कल्चर, लैंग्वेज और उनको पूरा इग्नोर ही कर दिया जा रहा है, तो वो भी फीलिंग के ऊपर ही पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट, दे फेल्ट, थर्ड भी फीलिंग के ऊपर ही है, they felt that constitution and government denied them equal rights। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और गवर्नमेंट ने इक्वल राइट्स तो दिए ही नहीं उन लोगों को, discriminated against them in getting jobs and opportunities and ignored their interests। तो सब जगह इक्वल राइट्स भी नहीं दिए, हमें पार्शियलिटी की गई, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अगर जॉब लेने की बात हो तो भी, एजुकेशन की बात हो तो भी, हेल्थ की बात हो तो भी, सब जगह ओके हमें इग्नोर ही किया गया। और हमारे इंटरेस्ट को मतलब हमारी इच्छाएं, ओके, हमारे इंटरेस्ट को क्या कर दिया गया, बंद, मतलब उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया, उसको इग्नोर ही कर दिया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया, और से ऑप्रेस बोल दो, ऑप्रेस कर दिया गया। जैसे हम वो इंग्लिश में देखें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, तो वो वहाँ के जो लोग थे उनकी फीलिंग्स को तो ऑपरेशन के तौर पे ही रखा गया कितने सालों तक, ओके। तो वैसी चीजें उनको, दे ऑल, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ तमिल्स के ऊपर, तो तीनों पॉइंट में हमें फीलिंग्स की बात करनी है, ओके। कि उनको एक तो एलियनेशन वाली फीलिंग्स जो है, आइसोलेशन वाली फीलिंग्स, वो उसके अंदर इंक्रीज हो गई। फिर दूसरे में भी हमने बोला कि उनके कल्चर, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, थोड़े भी दयालु और हार्ट वार्मिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंसिटिव ही नहीं है, विदाउट सेंस, जैसे मूर्ति जैसे हो गए, हमें देख ही नहीं रहे हैं, लाइक दैट, ओके, इग्नोर कर रहे हैं। एंड थर्ड में भी हमने वही देखा कि हमें राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, ओके, इक्वल राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। जॉब में भी ऐसा है, एजुकेशन में भी ऐसा है, मेडिकल लाइन में भी ऐसा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू में भी ऐसा है। हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो नीड है, उसके ऊपर कोई भी लीडर, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा बना दिया उन्होंने, और अभी गवर्नमेंट लीडर भी हमारे ऊपर ध्यान देते नहीं है। ये इम्पैक्ट था तमिल्स के ऊपर। अब वहाँ की बेल्जियम की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था कि ये सब लोचा है, यहाँ पे ये लोग ज़्यादा है, ये लोग ज़्यादा है, ये झगड़ने वाले नेचर है, ये वो। फिर उन्होंने बोला कि 50% डू यू एक्सेप्ट करके मैचिंग किया, एडजस्टमेंट कराया, पैचअप करवाया कम्युनिटीज के बीच में। अब यहाँ पर क्या हुआ वो देखो, चलो। सो तमिल रिएक्शंस एंड इट्स रिजल्ट। तो तमिल की रिएक्शन हुई, इसके ऊपर रिएक्शन हुई तमिल की, भले ही कम है लेकिन छोड़ेंगे नहीं तो रिएक्शन हुई एंड इट रिजल्ट्स, ओके। तो तमिल रिएक्शन मतलब दोनों तमिल आ गए उसमें, इंडियन तमिल्स ऑल्सो एंड श्रीलंकन तमिल्स ऑल्सो। तो क्या हुआ देखते हैं, चलो। तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, खुद की पार्टी बनाई। अगर ये लोग, ये पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हम अपनी खुद की अलग से पार्टीज बनाएंगे। तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, पार्टीज बना दी अलग से, जस्ट लाइक अ रिवॉल्ट होगा, रिवेंज होगा, ओके। वही होता है हर जगह, ओके। जैसे हमने वो देखा, वही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, तो वहाँ भी वो लोग ने ग्रुप्स बनाए एंड ऑल। अभी हम हिस्ट्री में देखेंगे, ओके, हिस्ट्री में हम देखेंगे यूरोप वाला सिचुएशंस भी देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में इंडिया की सिचुएशंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रुप्स बने, धीरे धीरे करके ग्रुप्स आगे बढ़े और फिर फ्रीडम के लिए लड़े एंड ऑल एंड सब कुछ। क्योंकि अब जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे लाइक दैट, कि ये पर्टिकुलर चीज प्रॉब्लम, तुझे भी प्रॉब्लम है, मुझे भी इन लोगों से प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलके इनसे लड़ेंगे, लाइक दैट। तो वैसा होने लगा, ओके। तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हाला को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था 1957 में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, ओके। लेकिन अब ये लोग स्ट्रगल करेंगे कि नहीं, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन।
तो रीजनल ऑटोनॉमी भी चाहिए, ऑटोनॉमी मतलब पावर, ओके, रीजनल पावर भी चाहिए, रीजनल, वह एक्चुअली दोनों चाहिए, रीजनल भी और रिलीजियन वाला पावर भी चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ तो बुद्धिज्म को फॉस्टर कर रहे हैं, एंड हमने वर्ड यूज किया था स्टिपुलेटेड, फोर्सफुली, कि भाई ये कम नहीं होना चाहिए और इसको ग्रो करो, फोस्टर करो, ग्रो करो, उसके लिए जो करना पड़े करो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखा तो है यही, लेकिन मानते थे दोनों, क्या रिलीजन का पावर भी चाहिए कि भाई एटलीस्ट हम जो चाहे वो रिलीजन को फॉलो करें ना यार, तुम फोर्स क्यों कर रहे हो, और दूसरा रीजनल, ओके, रीजनल पावर भी चाहिए। तो क्यों रीजनल पावर चाहिए, तभी तो हम कुछ रूल कर पाएंगे अच्छे से। तो हमारी कम्युनिटी आ गई है, हमें तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें रीजनल पावर दो, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें एजुकेशन में भी इक्वालिटी चाहिए, जॉब्स के पर्सपेक्टिव में भी हमें इक्वालिटी चाहिए, वो सारी चीजें बता दे, सिक्योरिंग जॉब्स, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब जगह। Second point, their demands for more regional autonomy to provinces populated by Tamils were repeatedly denied. बार बार वो डिमांड करते रहे कि ये रीजन में हमें पावर दो, रीजन में हमें पावर दो। तो ये जो रीजनल पावर, रीजनल ऑटोनॉमी की जो बात थी, उसमें वो उन्होंने स्ट्रगल किया, डिमांड करते रहे, लेकिन हर बार ये डिमांड को डिनाई कर दिया गया, नहीं हो सकता, रिजेक्टेड 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 लाइक दैट। तो बहुत टाइम तक तो रिजेक्शन लिया, फिर धमाका बाय 1980s। अब देखो कहाँ 1957 की बात चल रही थी और ये कहाँ पहुंच गए 1980s। तो कितना झेला भाई, कितना झेला, मोर देन 20 years, ओके। सो 1980s several political organizations were formed demanding a separate independent Tamil एलम मतलब कि स्टेट, वो क्या बोला जाता है, स्टेट। तो अब क्या बोल रहे हैं, तमिल एलम इन दी नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो ये रेड वाला पोर्शन है, ओके, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, वहां पे हमें अलग नेशन ही बना दो, हमें अलग नेशन तोड़ दो, हमें अलग कर दो भाई, तुम अपना रूल संभालो, ये करो वो करो, पार्शियलिटी कितने सालों से हम कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरी पार्शियलिटी हो रही है, कोई इक्वालिटी नहीं, हमें रहना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, तो हमें एक सेपरेट कंट्री ही दे दो, लाइक दैट, तोड़ दो हमें, जैसे कि इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हुआ, तो तोड़ दो, हमें तोड़ दो, लाइक दैट, ओके। सो नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड ऑफ द श्रीलंका में इंडिपेंडेंट स्टेट, ओके, कंट्री इन द सेंस स्टेट बना दो, मतलब उनका रूल चलेगा, सब कुछ उनका चलेगा, तो फिर कंट्री का है का स्टेट ही हो गया ना, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अलग कंट्री बना दो, ओके। है छोटा सा, ऐसे पूरा श्रीलंका ही हमारे स्टेट जितना है, लेकिन कहना क्या जा रहा है कि हमें अलग से स्टेट दे दो। दैट डज नॉट मीन कि 2 स्टेट बना दो, श्रीलंका एक स्टेट जहाँ पे सिन्हाला और दूसरा स्टेट जहाँ पे तमिल, वैसी बात नहीं है, लेकिन हमें एक जियोग्राफिकली अलग रीजन दे दो, सो दैट हम अपना वहां कर लेंगे। तो उस हिसाब से तो वो कंट्री हुई ना, स्टेट कहाँ हुआ, बट हम स्टेट लिखेंगे क्योंकि हमें स्टेट गिवन है, ओके। सो बाय 1980s बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने और वो डिमांड करने लगे क्या, कि सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बना दो, हमें दे दो इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है वहां पे क्या कर दो, हमें अलग से स्टेट दे दो। तो ये रिएक्शन था किन का, तमिल्स का। समझ में आया, इजी था। फिर से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या किया। तो कहाँ है वो तो हमने देख लिया है। इथनिक कंपोजिशन भी हमने देखा, 74%, 18%, 74% वाले बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, 18% वाले हिंदू और मुस्लिम हैं, 7% है तो 7% वाले क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और बोलते हैं वो क्या, क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बोलते हैं क्या, दोनों, तमिल भी और सिन्हाला भी। और जो 74% सिन्हाला स्पीकर्स है और 18% जो तमिल स्पीकर्स है उसमें 2 पार्ट है, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो वर्षों से वहीं रहते थे, इंडियन तमिल जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फॉर द प्लांटेशन पर्पज यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए थे, उनके फोर फादर्स, मतलब वो लोग जो शिफ्ट हुए थे उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे अभी है, उनकी बात चल रही है। तो ये इथनिक कंपोजिशन था। देन इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म
हो गया, मतलब वो पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट चलने लगी, क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स ज़्यादा थे, उन्होंने सोचा कि इंडिपेंडेंट हो गए, चलो अपना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपना ही मतलब पावर रखते हैं, सब कुछ अपने लोगों को फ़ायदा करवाते हैं। तो 1957 में उन्होंने जो सिन्हाला है उसको नेशनल लैंग्वेज और से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, बोल दिया कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको जॉब में और उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया इजीली, उनको प्रायोरिटी देने लगे, जॉब भी उनको प्रायोरिटी देने लगे। ये लिखा एंड क्या कि बुद्धिज़्म को फॉस्टर किया और बुद्धिज़्म कभी भी कम ना हो पाए। ओके, दैट स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रोटेक्ट, कम ना हो पाए मतलब प्रोटेक्ट हो और फॉस्टर करने के लिए ट्राई करते रहे। तो ये मेजोरिटेरियनिज्म था। और फिर इसकी इम्पैक्ट तमिल पे क्या कब पड़ी, तो 3 फीलिंग्स के बारे में हमें लिखना है। पहली एलियनेशन और आइसोलेशन वाली फीलिंग्स बढ़ती रही। फिर दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सेंसिटिव नेचर उनके टुवर्ड पूरा का पूरा इग्नोर ही कर रहे हैं, वो फीलिंग। एंड थर्ड में फीलिंग किसकी कि भाई कोई राइट नहीं है, कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वही पॉइंट वापस जॉब का, एजुकेशन का, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उनकी रिएक्शन में क्या हुआ, तो अलग अलग उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, पार्टीज बना दी और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को बनाओ वैसी डिमांड रखने लगे। फिर क्या हुआ कि बाय द टाइम बहुत सारे ग्रुप बने और वो सारे ग्रुप अगेन एंड अगेन डिमांड करने लगे और उनकी डिमांड क्या कर दी गई, डिनाई कर दी गई। तो क्या हुआ 1980s में, तो क्या हुआ 1980s में बहुत सारी पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया और बोल दिया कि भाई रहने दो, हमें एक अलग स्टेट दे दो। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ओके, तो ये हमने पूरा का पूरा श्रीलंका का देखा। सो वो 3 पॉइंट थे और 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे और बाकी है जो रिएक्शन में आते हैं। तो रिएक्शन तो अभी हमने बोला कि हमें अलग कर दो, अलग तो किया भी या नहीं, तो क्या हुआ, तो वॉर हो गई है। देखो, दी डिस्ट्रस्ट बिटवीन दी बोथ दी कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वॉर। क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर मतलब हल्ला धमाल हो गई। ओके, दंगे फसाद नहीं बोलते हम, वो हो गया, लड़ने लगे लोग। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। बहुत ज्यादा लोग मर गए, एक दूसरे को मार दिया। Many families were forced to leave the nation as refugees and many lost their livelihood. तो कई फैमिली ने नेशन छोड़ने की जरूरत पड़ गई, मतलब फोर्सफुली उनको नेशन भी छोड़ना पड़ा एज रेफ्यूजीज। कोई संभालने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं लाइक दैट। और कई लोगों ने अपने लिवलीहुड मतलब सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी और अपने जो कैटल्स वेटल्स होंगे, जो भी वो लोग, उनकी सारी प्रॉपर्टी, घर बार, सब कुछ उनका खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया किसमें, ये झगड़ों में, सिविल वॉर। ओके, एंड फिफ्थ, द सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। ये तो होना ही था। ओके, जब भी वॉर होती है तो उसकी इफेक्ट तो होगी और होगी ही। तो यहाँ पर भी वॉर हुई और उसकी बहुत खतरनाक वाली टेरिबल इफेक्ट हुई। मतलब वो जितना आगे बढ़े थे इंडिपेंडेंस के बाद, गिर गए, वापस गिर गए। मतलब वही सिचुएशन आ गई कि इससे अच्छा तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो अच्छा था, वैसी सिचुएशन में वो फंस गए। ओके, क्यों, क्योंकि ये सारी उन्होंने माना ही नहीं, इंडिपेंडेंट हुए तो अच्छे से रूल करना चाहिए। और उन लोग ने मेजोरिटी में जो थे उन्होंने ऐसा सोचा कि हम ही रहेंगे, बाकी लोगों को बाहर निकालो या फिर उनको कोई राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। तो थॉट प्रोसेस ही गलत था। ओके, तो सिविल वॉर की वजह से सोशली भी सेटबैक हुआ, इकोनॉमिकली भी, पैसे वैसे की चक्कर में भी वो सेटबैक हो गया, और कल्चरल लाइफ भी पूरी की पूरी अब ना ठीक ठाक कल्चर सिन्हाला का है और ना ठीक ठाक कल्चर तमिल का है। ओके, या बोल सको कि ठीक ठाक ही है, अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड। तो तमिलियंस का रिएक्शन एंड रिजल्ट में हमने 5 पॉइंट देखे। तो ये 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट और रिएक्शंस ऑफ द तमिल पीपल। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, तमिल को
ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने डिमांड करने लगी। फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि ये डिमांड्स, ये ग्रुप्स बढ़ते गए और ये डिमांड्स भी बार बार करते गए, लेकिन वो उसको डिनाई करते गए। फिर थर्ड में हमने देखा, थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि ये जो डिनाई तो कर रहे हैं, ओके, तो बोला कि भाई छोड़ो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा करो कि तुम कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर हमें दे दो। ऐसी सारी डिमांड्स को तो इग्नोर्ड ही किया गया और उसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर होने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए हैं, किल्ड हो गए हैं, एक दूसरे को मार दिया गया है। एंड मैनी फैमिलीज को नेशन छोड़ना पड़ा फोर्सफुली, एंड उनका लिवलीहुड भी क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड लास्ट सिविल वॉर की वजह से पूरी की पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सेटबैक हुआ, सोशल सेटबैक हुआ और कल्चरल सेटबैक भी हुआ। पूरी की पूरा सेटबैक ही हो गया। अंडरस्टूड? तो जितना भी इंडिपेंडेंट के बाद कमाई की थी इन ऑल दी सेंस, वो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके। सो ये हमने पावर शेयरिंग स्टार्ट किया, उसमें पूरी एक कहानी देखी बेल्जियम की, और वैसी ही पूरी कहानी देखी हमने किसकी, श्रीलंका की। सो दैट्स इट। 3 ही पार्ट में चैप्टर है, बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी एंड कंक्लूजन कि व्हाट इज आवर कंक्लूजन, हमने क्या सीखा इसके ऊपर से। हमने सीखा पावर शेयरिंग। ओके, तो वही चीज़ अभी बाकी है, रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, उससे क्या हुआ, सो उतना हम देखेंगे। विद दैट आवर चैप्टर विल बी completed. So tomorrow our chapter will be completed of this power sharing of civics chapter 1. Okay, बेल्जियम की स्टोरी, श्रीलंका की स्टोरी एंड कंक्लूजन कि कैसा होना चाहिए। तो भाई सिंपली बेल्जियम जैसा होना चाहिए, श्रीलंका जैसा होना चाहिए नहीं। ये सारे पॉइंटों का मेन जो क्रक्स बोलते हैं ना, वो वही है, क्या, बेल्जियम जैसा होना चाहिए, उसमें जो पावर शेयरिंग की वैसी होनी चाहिए। श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग नहीं की और जो माइनॉरिटी थी उन पे ध्यान नहीं दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये ऐसे नहीं डायरेक्टली लिख लेना है, समझने के लिए बता रहा हूँ। लिखेंगे तो हम यही जो हमें गिवन है। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ जितना आज डिस्कस हुआ उतना तो याद रह गया। ओके, सो टुमारो तो टेस्ट है मैथ्स का, एंड देन और एक चैप्टर देख ले, या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री का तुम्हें पूरा चैप्टर है? अभी पता है। अच्छा, तुम्हें हाफ है या उससे भी कम। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा मैथ्स का 15 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फिर वापस तुम्हारी हिस्ट्री का जो तुम्हारा है वो कंप्लीट कर देंगे, एंड देन इन लोग का एसएसटी स्टार्ट करेंगे। तब फिर तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस ही करते रहना है। ऐसा हो तो प्रोबेबिलिटी के बाद इनका भी एक चैप्टर ले लेते हैं, फिर तुम्हारा करेंगे। तो तुम तब तक अभी चैप्टर 8 का, चैप्टर 15 का और चैप्टर ये जो ख़त्म हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कर सको। हाँ, जियो 1 देखा ना हमने, कितने हैं? एक वो रिसोर्सेज वाला देखा था ना हमने। हाँ, तो अभी कितने हैं नेक्स्ट एग्जाम में? अभी तो बोल रहे हैं अभी 2 आ सकते हैं। ये हिस्ट्री का कंफर्म नहीं हो रहा, तो जियो का तो ओके, कोई बात नहीं। तो जियो के सेकंड चैप्टर भी हम देखेंगे, जैसे ही कंफर्म हो मुझे बताना। अभी हमारी प्रायोरिटी रहेगी प्रोबेबिलिटी के बाद जीएससीबी का, एसएसटी का एक चैप्टर, एंड देन तुम्हारा हिस्ट्री लेंगे। ओके, ठीक, चलो, तो ये कल ख़त्म करेंगे। हिस्ट्री का तो अभी हमारा 1 पेज जैसा ही हुआ है। ओके।